नमस्कार मित्रों, मैं नमिता सचान सुंदर एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सबके सम्मुख सुमति जी के कहानी संग्रह असमाप्त कथा से उनकी एक और कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है उसकी जमीन। ये असमाप्त कथा की प्रथम कहानी है, उस संकलन की प्रथम कहानी है उसकी जमीन। और 1987 में 1987 में लिखी गई कहानी है। ये करीब 20 पन्ने की कहानी है। उस समय कहानियां ऐसे ही इतनी लंबी लिखी जाती थी और पाठकगण धीरज से पढ़ते भी थे। सुनने का प्रचलन तो उस समय नहीं था, किताबों से या पत्रिकाओं में ही कहानियां पढ़ी जाती थी। तो चलिए कहानी से सीधे जुड़ते हैं। उसकी जमीन, डॉक्टर सुमति अय्यर की लेखनी से निकली उनकी कहानी उसकी जमीन। फिर वही हुआ, भीड़ के बीच था वो, पर भीड़ का अंग नहीं। उसके चारों ओर बातों के ताजमहल गढ़े जा रहे थे, पर जैसे किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। शायद उन लोगों के लिए वो भी वहां पड़ी कुर्सियों में से एक हो गया था। शोर के बीच चुप हो जाना, इस तरह एकांत के गुंजलक में सिमट जाना, ये सब उसे स्वाभाविक लगता है। इधर अक्सर ऐसा होने लगा है और इसे वो अपनी आदतों में शुमार कर चुका है। पर दूसरों का उसे नजरअंदाज करना किसी हद तक उसे आश्चर्य जरूर होता है इस बात पर, और कभी कभी ये अपमानजनक भी लगता है। क्या सचमुच वो इतना जड़ होता जा रहा है? वो इतना जड़ होता जा रहा है कि साथ के लोग उसे खाली कुर्सी समझने लगे। क्यों हो रहा है ऐसा? इस वक्त सामने की कुर्सी पर बैठी सुनंदा जिस पीढ़ी के अंतराल की बात उठा रही है, वो उसके और यहां बैठे लोगों में कतई नहीं। फिर भी लगातार उतर आने वाली इस स्थिति को देखकर वो इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि पीढ़ियों का गैप उतने मतभेद पैदा नहीं करता जितना वर्ग का गैप। उसने महसूस किया उसने कि देश की राजधानी में स्थित इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में आने के बाद वो लोगों को वर्गों में बांटकर देखने का आदी हो गया है। आदमी की पहचान ही खत्म हो गई है जैसे। क्या कहेगा इससे वो? प्रगतिशीलता या फिर बुद्धिजीवी होने का पहला लक्षण, जैसा कि उसके दोस्त मानते हैं। सुनंदा चहक कर बता रही थी कि उसके पिता उसका विवाह किसी उद्योगपति के साथ करना चाहते हैं। बट आई वॉन्ट टू मैरी एन इंटेलेक्चुअल, जिसके कुछ सिद्धांत हो। सुनंदा ने कंधे उचकाए थे। आसपास के चेहरे उसे मुग्ध प्रशंसा भाव से देख रहे थे। देख वो भी रहा था, पर जाने क्यों सुनंदा उसकी नजरों से ओझल हो गई और उसकी जगह छुटकी का चेहरा उभर आया। क्या सुनंदा की तरह छुटकी को भी चुनाव का अधिकार दिया जाएगा? शायद नहीं। यह अधिकार तो सुनंदा और उसके जैसे लोगों के लिए ही सुरक्षित है, पर छुटकी को ना। उसे अंग्रेजी का एक प्रचलित मुहावरा याद आ गया, छुटकी चुनाव नहीं कर सकती। हालांकि सुबह अम्मा की झिड़की खाकर उठने वाली छुटकी, दातून के साथ ही 2 लोटे भर पानी में स्नान निपटाकर बाऊ की पूजन सामग्री तैयार करने की जल्दी,
फिर कॉफी, नाश्ता, 1.5 कमरे में झाड़ू पोछा कर, पप्पू का होमवर्क, और 8 बजते ही एक सस्ती पर धुली साड़ी को सलीके से लपेटकर डिब्बे में अक्सर दही चावल ठूंस कर भागने वाली उसकी छोटी बहन अपर्णा उर्फ छुटकी। उसे तो बस में सीट देने वाला पहला पुरुष आकर्षित कर सकता है। उसके साथ वो मुस्कुराहटों का आदान प्रदान कर सकती है, सपने भी देख सकती है। इसके लिए किसी ऐसे पुरुष का चेहरा पर काफी है। ये बात उसके लिए कतई मायने नहीं रखेगी कि वो पुरुष क्लर्क है या इंजीनियर। दरअसल ये वर्गजात संस्कार है, जहां तर्कों और इच्छाओं के बल पर नहीं, परंपराओं और संस्कारों के बल पर सोचा जाता है। रूढ़ियों की बैसाखियों पर जिया जाता है। छुटकी ही क्यों, समूचा वर्ग मुट्ठी भर भावनाओं में सांस लेता है। पतिव्रत, प्यार, त्याग, ईमानदारी, देशभक्ति और कर्तव्य बोध, इस जैसे सारे भारी भरकम शब्द इस वर्ग को आसानी से आकर्षित करते हैं। वो तो घबरा ही जाएगी अगर कोई उसे सुनंदा की तरह छूट दे दे। उसे तरस आता है। छुटकी ही नहीं, अम्मा, दादी, बुआ, कितने चेहरे हैं गड्ढमड्ढ होते हुए। सुनंदा के लिए जो दोस्ती की शर्तें हैं, छुटकी के लिए वे ही विवाह की शर्तें हैं। वो भूले भटके प्यार भी करेगी तो ऐसे युवक से जिसे बाऊ पसंद करे, उससे जो सिनेमा दिखा सके, साड़ियां दिलवाए, मारपीट गाली गलौज ना करे। वो 30 त्योहार मनाएगी, बच्चे पैदा करेगी। उसे तो एहसास ही नहीं कि उससे कुछ छीना गया है। शायद ये भी अच्छा ही रहा है। अगर कभी वो महसूस करने लगे तो उसका जीवन उतना सरल नहीं होगा जितना अब है। मुट्ठी भर सपने और अंजुरी भर इच्छाएं। हालांकि ये बात अलग है कि यहाँ आने के बाद इन 2 वर्षों में वो शिद्दत के साथ महसूस करने लगा है कि मुट्ठी भर सपने भी पूरे नहीं होते, मुट्ठी में ही चूर चूर हो जाते हैं। क्या सोच रहे हो जीनियस? अनिल ने कोहनियों से टहोका। शुक्र है वो कुर्सी नहीं हुआ है उनके लिए। सोच रहा होगा थीसिस के बारे में। क्यों, प्रोफेसर मिश्रा ने पहला चैप्टर पढ़ लिया? सुनंदा ने कैंपा की बोतल मेज पर रखते हुए पूछा। खींच गया वो। हालांकि वो जानता है कि सुनंदा के इस सवाल के पीछे कोई बुरी नीयत नहीं है, पर इधर होने ये लगा है कि वे तमाम सवाल जिनका ताल्लुक कहीं न कहीं उसकी असफलताओं से होता है, उसे खिजाने लगते हैं। थीसिस का पहला चैप्टर पिछले 1.5 साल से लटका पड़ा है। बाऊ के सपने, छुटकी की प्रतीक्षा, पप्पू की अपेक्षाओं को मुंह चढ़ाता हुआ वो कुछ नहीं कर पाता है। अनिल व दीक्षित से वो कहता भी है तो उनका एक ही उत्तर होता है, मेरा चैप्टर तो यार 3 साल से पढ़ा है, तुम तो जूनियर हो। पर यह बात सिर्फ वही समझ सकता है कि उसके लिए एक एक दिन गुजरता नहीं, कटता है। क्यों, क्या कहते हो, सुनंदा को विवाह कर लेना चाहिए? इससे क्या पूछ रहे हो? ही विल से यस आई नो, पर मेरे लिए उसकी मर्सिडीज या एयर कंडीशन्ड कोठी कोई मायने नहीं रखती। आई वॉन्ट समथिंग यू नो। सुनंदा शब्द तलाशने का अभिनय करने लगी। उसके चेहरे पर कड़वाहट तैर गई। गले को खखार कर बोला, अगर मैं ये कहूं
कि मैं सिद्धांतवादी हूं, बुद्धिजीवी हूं, तो क्या मेरे लिए कोई चांस है? ओह नो, सुनंदा ने ठहाका लगाकर बात को उड़ा दिया। उसका वो वाक्य जैसे कमरे के बाहर उड़ गया और शेष रह गई सिर्फ सम्मिलित ठहाकों की कसैली गंध। कम से कम उसे तो वो गंध कसैली ही लगी। थीसिस का एक चैप्टर लिखकर तुम बुद्धिजीवी बन जाओगे क्या? सुनंदा ने व्यंग में होंठ गोल कर दिए। ना, पर तुमसे विवाह करके तो हो जाऊंगा ना, उसने पलट कर उत्तर दिया था और सिगरेट सुलगाने लगा था। टेबल पर सन्नाटा पसर गया था। उसने उनके चेहरों को ध्यान से देखा, फिर ढेर सारा धुआं ऊपर की ओर फेंकता हुआ बोला, क्यों चुप क्यों हो गए? आई एम राइट नो? तब यह तो सोचना नहीं पड़ेगा ना कि इस तरह कैंटीन में समय बर्बाद करने या चैप्टर के लिए मिश्रा के बंगले के 10 चक्कर लगाने से बाऊ की कमर और झुकेगी, या छुटकी की आंखें विवाह की प्रतीक्षा में खाली होती जाएंगी, या फिर पप्पू की बाल सुलभ इच्छाएं दफन होती रहेंगी। क्षण भर पहले उसके उत्तर को लेकर जो मौन वहां पसर गया था, उसमें जैसे कुछ सुगबुगाहट होने लगी थी। उसने सिगरेट का लंबा कश लिया और कुर्सी पर पीठ टिकाकर छल्ले बनाने की कोशिश करने लगा। सुगबुगाहट अब धीमी हो गई थी और इससे पहले कि सन्नाटा पसरता वो फिर बोला, तब मैं पंजाब की समस्या या बेंजामिन मोलाइस की फांसी पर कविता लिख सकता हूं। काला हांडी का सूखा मेरा आक्रोश भड़का सकता है। बोफोर्स प्रकरण पर 2 टूक बोल सकता हूं। वो उठ गया। ओके देन। वो मुड़ गया, पर उसे मालूम था कि उसकी पीठ पर उसके तथा उसकी वर्ग जात कुंठा को लेकर टिप्पणियां की जाएंगी। उसे कंपनी के लिए मिसफिट घोषित किया जाएगा। पर जाने क्या है कि वो स्वयं उस कंपनी को छोड़ नहीं पाता। ना वे लोग उसे नापसंद करते हैं, बावजूद फूहड़ और कस्बाई हरकतों के। शायद उनके लिए वो खासा मनोरंजन होता जा रहा है। और यह सोचकर ही उसकी मुट्ठियां तन गईं। वो अपने शहर से लगभग भाग आया था। एक खुले हुए बड़े शहर में सांस लेना चाहता था। अपने शहर की दमघोटू नैतिकता के मानदंडों से उसे नफरत होने लगी थी। पड़ोस की शिखा और गणपत चाचा की माला का घर पर किसी न किसी बहाने आना, उसके सामने पढ़ना, बाऊ का सुबह पूजा पाठ से निवृत्त होकर साइकिल से 2 डिब्बों वाला कटोरदान लटकाकर दफ्तर जाना। उसे लगने लगा था कि अगर वो यहीं रहा तो बाऊ के रिटायरमेंट के एवज में मिली क्लर्की और रिटायर की गई साइकिल को थाम कर माला या शिखा में से किसी एक को पत्नी बनाकर उनके साथ सोने में ही सुख तलाशने लगेगा। इससे पहले कि उसकी आशंका संस्कारों में तब्दील होती, वो शहर छोड़कर भाग आया था। अपनी बदबूदार नाली वाली गली की तंगहाली से उबर आने का निर्णय उसने उसी दिन ले लिया था जब एमए में फर्स्ट डिवीजन के आने की बात सुनने के बाद बाऊ ने अपने कार्यालय में किसी रिक्त स्थान के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप तैयार कर उसे पकड़ाया था। उसने अम्मा से रुपए उधार लिए थे और अगले ही दिन बाऊजी से साफ कहकर यहां आ गया था। इस विश्वविद्यालय से पीएचडी का सपना उसका अपना था। अपने इस सपने के लिए उसने उस गली को छोड़ना बेहतर समझा जिसकी भीड़ का वो हिस्सा था, पर अंग नहीं बन पाया था। यहां आते हुए उसने शिद्दत के साथ तय किया था कि वो
अपनी जड़ों को सही खाद पानी देकर उसे एक स्वस्थ वृक्ष में तब्दील कर सकेगा। इसी विश्वास के तहत उसने बाऊ को भी अपने सपने का अंश पकड़ा दिया था। पर यहां आकर इन 2 सालों में वो भूल ही गया है अपनी जड़ों को। कहां गई वे जड़ें जिन्हें वो सींचना चाहता था? बाऊ के पास उन सपनों का काल्पनिक विस्तार है जो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, पर खुद उसके पास कुछ किरचे हैं सिर्फ। पिछले 2.5 सालों से वो लगातार इसी कोशिश में है कि वो पहले चैप्टर से आगे बढ़े। प्रोफेसर मिश्रा के बंगले पहले अमूमन हर दूसरे दिन हाजिर होता रहता था, पर उसे लगने लगा कि उसके चैप्टर की अपेक्षा वे रेलवे हड़ताल और गोरखालैंड की मांग या चिपको आंदोलन की चर्चा करने लगते हैं। वो भी काफी दिनों तक चर्चा के सुख को जेब में रेजगारी की तरह भरकर आता रहा था। यूं यह इस कैंपस में आधारभूत योग्यता थी बुद्धिजीवी होने की। यहां आने पर दीक्षित ने उसे समझाया था कि अपने सपनों के लिए लड़ना ही पर्याप्त नहीं है। जरूरी है उन तमाम लोगों के लिए लड़ना जिनके पास हथियार नहीं है, सिर्फ अंगूठे हैं। उन तमाम ताकतों के खिलाफ छेड़े गए मुहिम में उसे भी शामिल होना होगा, जिसके रहते उसके वर्ग के मुट्ठी भर सपने मुट्ठियों में ही चूर होते रहते हैं। वो इन लोगों के साथ जुड़ गया था। दीक्षित और उसके साथियों की खाली जेब, खाली आंतें, आक्रोश में तमतमाया चेहरा। दीक्षित पीएचडी कर रहा था 5 वर्षों से, फिर रशियन में दाखिला ले लिया था। पूरे कैंपस में दीक्षित एक दबंग नेता के रूप में जाना जाता था। उसे शुरू में लगा कि उसे जिसकी तलाश थी उसके लिए एक सरल एवं आसान रास्ता पकड़ में आ गया है। वो अपने को उन तमाम लोगों के साथ जोड़कर विशिष्ट समझने लगा था। पर ये तो 2-2.5 साल के अनुभव के बाद अब समझ पाया है कि खाली आंतें और खाली जेब महज दिखावा है। दरअसल ना तो कोई किसी मुफलिसी में जीता है, न भुखमरी में। पर यह तो साजिश है उस वर्ग के उन तमाम जागरूक लोगों को उनके लक्ष्य से विचलित करने की। पिछले 2 वर्षों में प्रोफेसर मिश्रा के संवादों में शायद ही कोई तब्दीली आई होगी। शुरू में बहस और चर्चा के सुख को थाम कर वो लौट आया करता था। धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि उस झुंझुनों की आवाज पुरानी पड़ गई है। उसके बाद की हर भेंट में उसका पहला प्रश्न होता, सर मेरा चैप्टर देख लिया? कैसा चैप्टर भाई? उसी धूर्त मुस्कान के साथ वे चौंकने का अभिनय करते। पिछले महीने दिया था सर। ओह पता नहीं कहां रख दिया। ऐसा करो दूसरी कॉपी होगी ना, ले आओ। और उनके बताए कल को वो दूसरी कॉपी भी दे आया। पर उन्हें तो कभी मॉस्को, कभी पोलैंड की यात्रा से फुर्सत मिले तब ना। यही हाल रहा तो उसे लगता है कि अपना विषय भी भूल जाएगा वो। क्या होगा तब? क्या होगा? छुटकी के पत्र आते हैं ऐसे में तो वो बेहद विचलित हो जाता है। खत के विषय लगभग एक से होते हैं। भैया बाबूजी तुम्हारी पीएचडी पूरी होने की प्रतीक्षा में है, फिर तुम प्रोफेसर बन जाओगे। पप्पू ठीक ठाक पढ़ रहा है, अम्मा को खांसी है, पर चिंता की कोई बात नहीं है, वगैरह वगैरह। पर वो जानता है कि घर पर सब कुछ उतना नॉर्मल नहीं होगा जितना खत से उसे आभास दिलाया जाता है।
क्यों दे रहे हैं उतना गलत आभास? उनकी ये हरकत उसे लगातार बोझ तले दबाती जा रही है। एक खत और एक मन बोझ। और खत खोलते ही वो डरने लगता है, पीएचडी पूरी होगी भी या नहीं। माना प्रोफेसर मिश्रा की विद्वता से वो अभिभूत है, पर इस तरह तो पीएचडी करने में उसे 10 साल लग जाएंगे। अब तो वो खतों को बगैर पढ़े ही जवाब देने लगा है। वही वाक्य थोड़े से फेर बदल कर दोहराता जा रहा है। जाने कब तक दोहराता रहेगा, पर वो जानता है कि बाऊ ने आशा नहीं छोड़ी होगी। फटी हुई कमीज को सफाई के साथ छिपाकर दफ्तर जाते हुए यही सोचते होंगे कि लड़के के प्रोफेसर बनते ही एक जोड़ी कमीज बनवा लेंगे। फंड के पैसे से छुटकी की शादी और उसके वेतन से पप्पू की पढ़ाई और अम्मा का इलाज भी हो जाएगा। सपने भी तो कितने छोटे, कितने कम और कितने खुदगर्ज हैं, पर इन्हें पूरा करना मुश्किल लगने लगा है। निजी सपनों को पूरा करने, उसके लिए जद्दोजहद करने में ही जब पूरी जिंदगी गुजर जाए तो वो किसी और के लिए क्या कर पाएगा, कैसे कर पाएगा? ठीक यही वाक्य कहा था उसने दीक्षित से, और अपने को अलग करना चाहा था उस मुहिम से जिसमें दीक्षित के साथ कई लोग शामिल थे। पर दीक्षित का कहना था कि ये उसकी तात्कालिक वितृष्णा है, कमजोर भावुकता है जिससे उसे उबरना होगा। पर उसकी समझ में दीक्षित और आग उगलने वाले उसके दोस्तों का उस वर्ग से कोई सरोकार नहीं था जिसकी बात वे किया करते थे। कमरे का दरवाजा खड़का। तुम अभी यही हो? चलना नहीं है जुलूस में? अनिल था। जुलूस? कैसा? इधर वो अपनी परेशान मानसिकता में कैंपस की गतिविधियों से कटने लगा था। वही स्टूडेंट फेडरेशन का विरोधी दल करवा रहा है महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। गुर्जरी से खरीदे गए झोले को झुलाती सुनंदा बोली। वो कमीज पहनता हुआ मुस्कुरा दिया। एक बात समझ में नहीं आती, तुम्हें कब से चावल और दाल की महंगाई परेशान करने लगी है? तुम्हारे डैडी को तो शेयर बाजार के गिरते उठते भावों की फिक्र होनी चाहिए, और तुम्हें शायद बियर की, और सुनंदा को कॉस्मेटिक्स के बढ़ते दामों की। बस भी करो यार, बहुत हो गया। नाउ लेट्स गो। तुम चल रहे हो या नहीं? उसने कमीज पहन ली थी। कमरे में ताला लगाकर वो चल पड़ा। एक आश्वस्तिदायक बात यह लगती है कि हमउम्र होने के कारण टांग खिंचाई की पूरी छूट मिल जाती है और उसे सिर्फ तर्क और बहस के अंतर्गत मान लिया जाता है। यही वजह है कि आपसी मेलजोल में लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। सुनंदा रास्ते पर चुप रही। जाहिर था उसे उसकी बात चुभ गई थी, पर वो अपराध बोध से मुक्त था। भीड़ के साथ वो फिर था, पर भीड़ का अंग बनने की कोशिश कर रहा था। आगे आगे सफेद टोपी वाले कुछ नेतानुमा लोग थे। उनके पीछे नगर की कुछ संभ्रांत दिखने वाली महिलाएं, नुची भौहों और रंगे होंठ वाली। उन सब के पीछे छात्रों का जुलूस। महंगाई कम करो, बेरोजगारी दूर करो, काला बाजारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वो भी जोश में आ गया। उसने हाथ उठाकर पूरे जोश के साथ नारे को दोहराया। उसने देखा सुनंदा का चेहरा तमतमाया है, मुट्ठियां तन रही हैं। तमतमाई सुनंदा का चेहरा उसे बेहद खूबसूरत लगा। उस चेहरे से प्यार किया जा सकता है, इसके साथ सोया जा सकता है। खूबसूरत बच्चे पैदा किए जा सकते हैं जो ट्विंकल ट्विंकल सुनाकर उसे निहाल करते रहेंगे।
कांग्रेस सरकार हाय हाय। साथ चलते सुधीर ने चुटकी ली थी। यार तेरी आवाज तो अलग ही गूंज रही है। हाँ, भीड़ का अंग बन गया है ना वो। अपने साथ तो गुपचुप बना रहेगा, बट हियर ही इज अटैच्ड टू द प्रॉब्लम। सुनंदा ने हैट ठीक करते हुए व्यंग्य किया। जाहिर था वो पिछले अपमान का बदला ले रही थी। वो तिलमिला गया। इतना खूबसूरत चेहरा और ऐसा तीखा व्यंग। लतिका अक्सर हंसकर कहती है कि तुम इस तरह की बातों को सीधे अपने वर्ग पर आक्षेप के रूप में क्यों लेते हो? इट शोज योर कॉम्प्लेक्स। कारण वो भी नहीं खोज पाया था। जिस भावना से मुक्त होने के लिए वो इस बड़े खुले शहर के इस खुले विश्वविद्यालय में आया था, वो अब उस पर मजबूती से हावी होने लगी है। भ्रष्टाचार खत्म करो, वो भी चीखा। तनी मुट्ठियां, आक्रोश में बाहर को निकल पड़ती लाल आंखें। क्या सचमुच वो इस भीड़ का अंग बनता जा रहा है? उसे लगा जैसे भीड़ का एक रेला उसके भीतर घुसता चला जा रहा है और उसके सारे वजूद को वो रौंद कर रख देगा। वो लड़खड़ा गया। उसे याद आया, आज सुबह से उसने एक कप चाय के अलावा कुछ नहीं लिया और अब 1 बजने को। स्कॉलरशिप के रुपए अगले हफ्ते तक खींचने हैं और फिर कैंटीन की उधारी और दोस्तों की मेहरबानी पर जीना होगा। वो अनिल के पास सरक गया। कुछ खाकर आए हो? उसने धीमे से पूछा। वो जैसे उसके इस अप्रत्याशित प्रश्न पर चौंक गया, फिर झल्ला कर बोला, व्हाट नॉनसेंस यार, यहां वाला खाने की बात कहां से उठ गई? ना, सीरियसली पूछ रहा हूं। टोस्ट और एक हाफ बॉइल्ड। कभी बासी पराठे या गेहूं की दलिया का नाम सुना है? हमारे घर नाश्ता वही होता है और कभी वो भी नहीं। वैसे आज यहां मैं 1 कप चाय पी कर आया हूं। उसने एक बार तीखी दृष्टि से देखा, फिर आगे बढ़ गया। वो होंठ गोल कर सीटी बजाने लगा। अनिल सुनंदा के पास पहुंच गया था। सुनंदा पीछे से गजब की लगती है, उसने सोचा। कैसी लगेगी अम्मा की तरह सीधे पल्ले की धोती में? वो कल्पना करके मुस्कुरा उठा। सुधीर के कानों तक उसके संवादों के टुकड़े जरूर पहुंच गए थे। तभी वो उसकी पीठ पर धौल जमाकर बोला, शुरू हो गए तुम? वो हंस दिया। क्या तुम जानते हो सुधीर की कनस्तर का खाली होना और पहली के इंतजार में गिनकर रोटियां बनाने में कैसा गणित काम आता है? तुम्हारा अर्थशास्त्र थीसिस कहाँ गलत होती है? यहाँ हम लोग विरोध प्रकट करने आए हैं, उनको आवाज देने जिनके पास आवाज नहीं है या छीन ली गई है। ओह, ये मैं तो भूल ही गया था कि तुम विरोध प्रकट करने आए हो। तो क्या भूखा रहना गलत है? नंगा घूमना गलत है? तुम जानते हो कि आंखों की ऐंठन क्या होती है? उसकी आवाज ऊंची हो गई। आसपास के लड़के घूमकर देखने लगे। सुधीर भी जैसे आहत होकर ताव में आ गया। क्या ये जरूरी है कि किसी तकलीफ को मालूम करने के लिए उसके अनुभव में से गुजरा ही जाए? प्रसव की पीड़ा में छटपटाती महिला का उपचार करने के लिए जरूरी नहीं है कि डॉक्टर भी उस स्थिति से गुजरा हो। नारे शायद खत्म हो गए थे। टोपीधारियों और संतुष्ट महिलाओं ने इमारत के भीतर जाकर ज्ञापन दिया, फोटो खिंचवाए और भीड़ तितर बितर होने लगी। शाम के 6 बज गए थे। तुम
तुम इतना टची क्यों हो जाते हो? ये सुनंदा थी। वो चुपचाप रहा। सुनंदा उसके साथ लौट रही थी। वो जानता है कि सुनंदा के लिए झुटपुटे में उसके साथ लौटना निरापद है, क्योंकि उसकी नैतिकता के प्रतिमानों के प्रति वो आश्वस्त है। कुर्सी की तरह बेजान समझती है उसे। वो हंस दिया, क्रूर सी हंसी। इसलिए कि जिनको आवाज देने तुम लोग यहाँ आई हो, उन्हें मैंने करीब से देखा है और भोगा भी है। पता है, दादी जब कहानी सुनाया करती थी तो अक्सर किसी नेक राजा के राज्य की खुशहाली का जिक्र किया करती थी कि घरों में ताले नहीं पड़ते थे, घी दूध की नदियां बहा करती थीं, वगैरह वगैरह। तो पता है मेरे छोटे भाई ने क्या प्रश्न किया था? उसका सवाल था कि क्या उस समय भी चीनी बगैर काढ़ के मिला करती थी? अक्सर गुड़ की चाय पीने वाला बालक यही सवाल कर सकता था ना। साथ में खाने बैठते हैं तो छुटकी बड़ी बुजुर्गियत के साथ कहती है, माँ मुझे भूख नहीं है, एक रोटी खाऊंगी। तो मैं समझ जाता हूं कि कनस्तर के खाली होने में अब देर नहीं है। ऐसे में सबसे पहले छुटकी और माँ की भूख मरती है। दिस इज अ फैक्ट। वो हाँफने लगा था। तुम लोगों के लिए नारे लगाना सिर्फ कुछ घंटों का मनोरंजन था, पर हमारे लिए ये सत्य है, ऐसा सत्य जिसे मैं झुठला नहीं पाता। उसकी आंखें छलछला आई थी। समझ नहीं पाया निरीहता से या अपमान से। दरअसल इधर कुछ दिनों से वो दोनों ही स्थितियों में भेद करने में अपने को असमर्थ पा रहा है। सुनंदा ने उसे गहरी आंखों से देखा था, पर वो उसे समझ पाई है या नहीं, इसका अंदाजा वो नहीं लगा पाया। पर इसका एहसास जरूर हुआ कि समझ पाने और स्वीकार करने की बीच की दूरी काफी है। रात मेस में ही हाफ प्लेट चावल और दाल खाते हुए वो सोच रहा था सुधीर, अनिल, सुनंदा के बारे में। नारों को मैदान में ही बिखेर कर वे घर लौट गए होंगे, सुरक्षा के घेरे में, जो व्यवस्था के शूटिंग रेंज में नहीं पड़ता। चांदमारी का क्षेत्र तो शायद उसके इर्द गिर्द ही है। वो खाता रहा, सोचता रहा दिन के बारे में। सहसा उसे याद आया, आज की भीड़ में लता कहीं नहीं थी। लतिका बोस। उस वक्त उसकी अनुपस्थिति को नहीं महसूस किया, पर अब सोचता है तो लगता है कि उसकी अनुपस्थिति का एहसास अगर पहले हो गया होता तो शायद उसकी आवाज इतनी बुलंदी से नहीं गूंजती। शायद वही समझ सकती थी उसकी आवाज की उस तेजी को। याद है उसे जब इसी तरह की एक शाम बहस के दौरान बुखड़ गया था और सब चुपचाप मेज से उठ गए थे। वो अकेला ही सिगरेट फूंकता बैठा रहा था। सहसा उसका ध्यान सामने की कुर्सी पर बैठी गुमसुम शांत लड़की पर गया। लतिका बोस, यही नाम था। शक्ल सूरत से साधारण और नामालूम रहने वाली उस लड़की का नाम उसे क्यों कर याद रहा? ये तो अब समझ पाया है कि ये उसका सांस्कारिक वर्गजात इंट्यूशन था, जिसने उसकी सादगी से उसे जोड़ रखा था। हेलो, वो मुस्कुराई थी। मैं सहमत हूं आपके विचारों से। दरअसल आपके अनुभवों को मैंने भोगा है, शायद इसलिए। वो नाखून कुतरने लगी थी। उसकी आंखों में एक सादगी थी, सिर्फ जीने का यथार्थ, कोई सपने नहीं,
किसी तरह का दिशा भ्रम भी नहीं। फिर तुम यहाँ इतनी दूर क्यों आई? वहीं कोई नौकरी कर सकती थी, पीएचडी भी साथ ही कर सकती थी। वो क्षणांश के लिए रुकी थी, फिर बोली, पर मैं भागना चाहती थी। मैं भागना चाहती थी अपने शहर से, लोगों से, घर परिवार से। सपने खूब देखा करती थी, तो इसी सपने की आड़ में बचाव का सुविधाजनक तरीका खोज लिया था। घर वालों को भी लगा होगा कि यहाँ से लौटने पर एक अदद नौकरी और एक सुखद वैवाहिक जीवन मेरे हिस्से में आ ही जाएगा। क्यों? वो तो अब पूरा हो सकता है। तुम्हारे लिए यहाँ बिताए वर्ष उतने त्रासद नहीं होंगे, जबकि मेरे लिए ये वर्ष मायने रखते हैं। तुम लौट सकती हो, और नौकरी या ना सही नौकरी, विवाह। वो हंस दी थी। हंसी में एक कड़वाहट थी। यहाँ जाने के बाद क्या मिलेगा? यहाँ से जाने के बाद क्या मिलेगा? नौकरी। नौकरी के लिए सिफारिश चाहिए, या फिर सुनंदा की तरह। खैर छोड़िए, नौकरी मिल भी गई तो घर की तमाम जिम्मेदारियों को निभाने के बाद मेरे हिस्से में शेष रहेंगे खिचड़ी होते बाल, अखंड कौमार्य और। वो उसे ताकने लगा था। कहीं लगा ये लता के नहीं छुटकी के वाक्य हैं। उसके प्रोफेसर बनने का सपना देखने वाली छुटकी भी तो इसी तरह टूटती होगी, दिन पर दिन। उसका चेहरा पिघल गया था और उसने मुस्कुराकर उसे आश्वस्त करने की चेष्टा भी की थी, पर वो उठ गई थी अपना बैग लेकर। कुछ मत कहिएगा प्लीज, कुछ मत कहिएगा। आई नो, पर ये बात सच है जो मैं आपको, सिर्फ आपको बता सकती हूँ, और शायद आप ही उसे समझ सकते हैं। मैं यहाँ पीएचडी करने आई हूँ, अपने लिए वर तलाशने नहीं। ये सही है कि मेरे लिए वर तलाशना जरूरी है, पर यहाँ नहीं। यहाँ सिर्फ वही करूंगी जो करने आई हूँ। पर पता नहीं लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं। मैं किसी से बात करती हूँ, वो भ्रम में रहता है कि मैं उसे। शायद वे सोचते हैं कि अभाव में जीने वाला हमेशा अवसर की ताक में रहता है, झपट्टा मारने के लिए। उसका चेहरा लाल हो आया था, जैसे किसी अपमान बोध के तहत। उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे आश्वस्त करना चाहा था, पर वो रुकी नहीं। फिर मुलाकातें होती रही, कभी कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में। दोनों अपने अपने विषय लेकर राजनीति तक की चर्चा करते हैं। एक बार वो उससे पूछ बैठा था, तुम यही किसी से विवाह क्यों नहीं कर लेती हो? हालांकि उसका इरादा उसके अंतरंग जीवन के प्रति जिज्ञासु होना कतई नहीं था, बल्कि वो तो उसकी मदद करना चाहता था। वो हंसी थी, कैसी बेवजह पर भीतर तक चीर देने वाली हंसी थी। वो उसे डंक मारने लगे थे उसके पीछे छिपे अर्थ। पता है तुम्हें, पता है मेरे पास कितनी साड़ियां हैं? सिर्फ 4। और मेरे पर्स में इस वक्त मुश्किल से 5 रुपए हैं। मैं न किसी रेस्टोरेंट में जा सकती हूँ, ना ही किसी की कॉफी का बिल चुका सकती हूँ। आजकल प्यार रेस्टोरेंट में पनपता है, पार्क में नहीं। दिक्कत यह है कि मैं अपने संस्कारों के खिलाफ भी नहीं हो पा रही, जबकि अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरे बाबा मेरे विवाह के लिए 100 रुपए भी नहीं जोड़ सकते। फिर भी वो रुक गई थी सहसा।
फिर उसकी आंखों में सीधे झांक कर पूछा था उसने, एक बात पूछूं? उसने सिर हिलाया था। क्या तुम मुझसे विवाह कर सकते हो, जबकि तुम्हारी और मेरी समस्याएं एक हैं, हमारी जमीन, हमारे संस्कार एक है? पर वो हकबकाया था इस अप्रत्याशित प्रश्न पर। मैं जानती हूँ, डोंट वरी। तुम सुनंदा, रागिनी या किसी और के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख सकते हो, मेरे लिए सहानुभूति, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी जड़ों से जुड़ी हूं। उसका चेहरा तमतमा गया था, फिर संभल कर मुस्कुरा दी थी। घबरा गए? अरे सिर्फ बात थी ये, सिर्फ एक बात और कुछ नहीं। आई डोंट मीन इट। वो चली गई थी और उसके जाने के बाद देर तक वो सोचता रहा था उसके बारे में। क्यों नहीं समझ पाया उसे? शायद उसके सामने पड़ते ही दहशत होने लगती है उसे। उसके रूप में जैसे अपना वजूद, अपना सत्य सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो सच जिसे लगातार भूलने की मायावी कोशिश में लगा हुआ है। यही वजह है कि वो अब छुटकी बाऊ के पत्रों को पढ़ने से भी घबराने लगा है। जैसे कोई बंद बोतल है जिसके खुलते ही उसमें से कैद जिन्न विशाल रूप लेकर उसके सामने खड़ा हो जाएगा। उसे अब रिश्तों से दहशत होने लगी। सुनंदा कहती है कि अब रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रह गई है, दे आर स्टेल। दीक्षित कहता है कि सिर्फ रिश्तों के लिए कुछ सोचना स्वार्थ है, छोटापन है। रिश्तों को लेकर भावुक नहीं होना चाहिए। पर क्या आंखों का नम होना भी गलत है? सुनंदा उसके प्रश्न पर हंस दी थी, व्यंग्यपूर्ण हंसी। पर वो जानता है कि रिश्तों को स्टेल कहने वाली सुनंदा बाप पर बेवजह क्रोध दिखाने वाला अनिल खुमारी उतरते ही पिता के बिजनेस में हाथ पकड़ेगा। सुनंदा बिजनेस एग्जीक्यूटिव से विवाह कर कनाडा चली जाएगी, पर उसके रिश्ते वहां तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे लेकर उसके प्रति क्रोध या नफरत पाल सके। पतीले को बेआवाज करछुल से खरोंच कर चावल का आखिरी दाना तक परोसने वाली अम्मा, रिटायरमेंट की किसी हादसे की तरह प्रतीक्षा करने वाले बाऊ, विवाह की प्रतीक्षा में पकते बालों को तोड़ती छुटकी, हर सूत्र को सेकेंड हैंड किताबों से शुरू करने वाला पप्पू, कैसी नफरत, कैसा गुस्सा पाल सकेगा इन निरीह लोगों के प्रति? दरअसल रिश्तों को अमानवीय बनाने की साजिश है जो पनप रही है, और इसे अमानवीय बनाने वालों को वो पहचान कर भी उनका कुछ नहीं कर पाता है। कब तक चलेगा ये सब? कब तक? भीतर ही भीतर इतनी उदासी फैलने लगी है कि हंसना चाह कर भी नहीं हंस पाता। सिर्फ उदासी से उबरने के लिए कंधे झटकने की कोशिश कर सकता है, पर उसके बाद संस्कार उस पर हावी होने लगते हैं। वो फिर उलझने लगता है कर्तव्य, सामाजिकता जैसे भारी भरकम शब्दों में। दीक्षित ने भी उसे रिश्तों की भावुकता को झटकने की बात कही थी, पर उसकी बात उसे तब सही लगी थी। दीक्षित के साथ और भी लोग थे जो एक रणनीति अपनाकर उसके सपनों को खोखला करने वाली ताकतों के खिलाफ युद्ध के लिए अपने को तैयार कर रहे थे। अनिल ने कहा था, ही इज अ डिप्रेस्ड पिग। नहीं तो क्या किसी से छीन कर लिया जाएगा? फाइट फॉर इट। फॉर वॉट? वी आर फाइटिंग फॉर मियर सर्वाइवल, उसने जोर देकर कहा था।
मानसिक रूप से वो दीक्षित के पास था। एंड सर्वाइवल इज ऑलवेज फॉर द फिटेस्ट, ये सुनंदा थी। जाहिर था दीक्षित का साथ इन लोगों को नापसंद ही नहीं, बर्दाश्त से बाहर था। पर वो सैद्धांतिक रूप से दीक्षित के मध्य होकर भी इन लोगों का साथ नहीं छोड़ पा रहा था। दीक्षित को बताया तो उसके कंधे थपथपाकर बोला था कि गलती उसकी नहीं है, जिस तंग गली में वो रहा है उसके विपरीत जीने वाले लोगों का ग्लैमर उस पर हावी है। ग्लैमर का नशा वशा उतरते ही वो दूसरी दिशा में सोचने लगेगा। पर उसका तर्क था कि इन लोगों के मध्य रहकर उसे लगने लगा कि जीवन इतना बदसूरत नहीं है जितना वो अब तक समझता रहा था। महज जीने के लिए टुच्चे और लंबे समय तक जारी रहने वाले संघर्ष में शामिल होना उसे भारी पड़ने लगा था। इस तरह वो तो जीवन की खूबसूरती से कटने लगा। दीक्षित ने फिर उससे कोई आग्रह नहीं किया था। वो दोनों गुटों में शामिल होता था। दीक्षित के कमरे की देर रात तक चलने वाली बैठक और अनिल के कमरे में चलने वाली हल्की फुल्की पार्टी में। इस तटस्थता के बावजूद उसे लगता है कि उसके पैरों के नीचे की जमीन भुरभुरी होती जा रही है। वो सोने की कोशिश करने लगा, हालांकि नींद है कि आ ही नहीं रही। तभी दरवाजा खड़का। वो चौकन्ना हो गया, घड़ी देखी, 11:15। वो उठ गया। चलोगे अवध के कमरे तक? अनिल था। क्यों? उसके मेजर अंकल ने भिजवाई है। वो क्षणांश के लिए रुक गया। मैं नहीं पीता। उसने दरवाजे को भिड़ा लिया और वापस बिस्तर पर आकर लेट गया। नींद थी कि कोसों दूर भाग गई। यूं उसके ना जाने से होने वाली बातों का वो अंदाजा लगा सकता है। एक मत से उसे दकियानूसी और परंपरावादी करार दिया जाएगा। शायद कल सुनंदा की आंखों में व्यंग भरी मुस्कुराहट होगी। उसने आंखें कस कर भींच ली। न, वो किसी प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहता। इसलिए नहीं कि वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, बल्कि इसलिए कि उसके सामने तमाम कारण बिखर जाते हैं। वो दलीलों का सहारा लेता है हर बार, पर आज अब वो बाहरी आदमी नहीं बना रहना चाहता। उस तंग गली में उसे अपना वजूद मिसफिट लगने लगा था और वो भाग आया था। आज यहां इस वक्त वो मिसफिट करार दिया जाएगा। दीक्षित और उससे जुड़े लोगों के लिए वो कायर है। कहीं भी वो फिट नहीं हो पा रहा। कहाँ है उसके पांव? उसने नीचे देखा, लगा उसके पांव हवा में झूलने लगे हैं। वो कोशिश कर रहा है जमीन पर पैर जमाने की, पर भुरभुरी जमीन में या तो पैर धंसता ही जाता है या फिर सतह से ऊपर उठने लगता है। उसने घबरा कर निर्णय लिया और अगले ही कुछ क्षणों में वो अवध के कमरे में था। सबकी आंखें विस्मय से फैल गईं। ब्रेवो, आओ यार, अनिल ने चुटकी ली थी। मां से पूछ लिया ना? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। गिलास उठाकर एक सांस में पी गया, जैसे कोई गर्म लावा गले से होता हुआ पेट तक चीर कर चला गया। वो उनकी बातों में शामिल हो गया। बात असम और गोरखालैंड पर चल निकली। असम?
माँ और छुटकी के लिए असम तो वहां की अनदेखी पर बहुचर्चित सिल्क साड़ियों का प्रदेश होगा। बाऊ अखबार पढ़ते भी होंगे तो सिर्फ उतना भर जितने से उन्हें परेशानी ना हो। ज्यादा हुआ तो कह देंगे क्या हो रहा है आज लोगों को, कैसे छोटे छोटे हिस्सों में बट गया है देश। धर्म के स्वार्थ ने पहले देश को बांटा, फिर भाषा के स्वार्थ ने। इसी तरह होता रहा तो फिर क्या बनेगा। बाऊ के लिए वो नैतिक धार्मिक समस्या बनती, पर यहां काजू के दानों की तरह हलक की गर्मी को शांत करने का एक साधन। पता नहीं कहां से बल आ गया उसमें। उसे लगा वो वर्गहीन समाजवाद पर भाषण दे रहा है। तालियां पिटती जा रही हैं। कभी उससे लगता है वो तंग गली से निकलकर एक रईस मोहल्ले में रहने लगा है। नई मारुति फिसलती हुई चली जा रही है सड़कों पर। दिल्ली आकर उसे लगा था कि इन सपनों को वो यहीं रोकेगा वृक्षाकार होने के लिए, पर यहां तो धरती जैसे बंजर हो गई हो। उसके सपने पहले ही सूख गए हैं। अभी तक कोरी हथेलियां लिए बैठा है। हाँ, फर्क इतना जरूर आ गया है कि पहले उसके पास उत्साह था, पर आज क्या है। असम की समस्या का समाधान तुरंत होना चाहिए, उसने शुरू में एकदम कहा। यार इसे कम पिला, अनिल बोला। क्यों, क्या मैं झेल नहीं सकता? आई कैन टेक अ नीड बॉटल यू नो। एक पूरी बोतल उड़ेल सकता हूं। पता नहीं कब से प्यास लगी है, कितने वर्षों से प्यासा हूं। बातचीत का सिरा फिर रेंगने लगा। उसने एक एक कर सबको देखा। अनिल, अवध, सुशांत, अनुराग। सुनंदा में गेट एंगेज्ड, अनिल ने कहा। वो हड़बड़ा कर उठा। हाउ कैन शी? क्या तुम लोग नहीं जानते मैं सुनंदा को प्यार करता हूं? आई लव हर। उसने भी तो कहा था कि वो एक बुद्धिजीवी से ही विवाह करेगी। क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं बुद्धिजीवी हूं? वो हाँफने लगा था। यार मैंने कहा था ना कि इसे मत पिलाओ। अनिल ने अवध को झिड़का और उसके पास आया। रिलैक्स, एक नींबू ले लो। उसने उसके हाथ झटक दिए। नो, मुझे नहीं चाहिए। आई नीड सुनंदा। तुम लोग हर बार मुझे बाहर क्यों निकाल देते हो? क्यों क्यों होता है ऐसा? मैं अपनी तंग गली से भी नहीं जुड़ पाता और यहां तुम लोगों के लिए वर्जित हूं, उपहास का पात्र। फिर कहां रहूंगा मैं? वो वही का वही वाक्य दोहराता रहा। कहां रहूंगा मैं, कहां? वो लड़खड़ाने लगा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो लुढ़क गया था। आवाजें उसके आसपास पसरकर घिसती चली गई। वो जैसे गिरता चला गया गहरे अंधेरे गहरे पानी में। आंख खुली तो अपने ऊपर झुके चेहरे को देखकर उसके होंठ खिल उठे। माफी मांगने की सी मुद्रा में बोला था। पहली बार पी थी शायद इसीलिए। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, अनिल ने कहा। टेक रेस्ट। वे सब कमरे से बाहर निकल गए। लता उसके पास आ गई थी। वो चाहता था उससे कल की अनुपस्थिति के विषय में पूछ ले, पर कमजोरी उस पर हावी हो रही थी। क्या हुआ, इतनी पीने की जरूरत क्यों पड़ गई? उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके चेहरे की ओर देखता रह गया।
उसने उसके माथे पर हाथ रखा। एक बात साफ होने लगी है कि उसकी स्थिति में संघर्ष लिखा है, जीने के लिए भी संघर्ष। पाना तो दूर की बात है, लक्ष्य तो तब निर्धारित हो जब जीवन जिया जाएगा। पर यहाँ तो हर आने वाले दिन को बेहतर जीने की आशा में ही दिन कटते हैं। तुम्हें इतनी नहीं पीनी चाहिए थी। लता का ये संबोधन उसके लिए इस वक्त बेहद जरूरी था। वो कुछ क्षण उसे देखता रहा, फिर सहसा बोला, तुम नहीं जानती, ये मेरे लिए जरूरी हो गया था अपने को भूलने के लिए, अपनी ही जड़ें खोजने के लिए। कितनी अजीब बात है ना। पीएचडी के लिए 3 साल यहाँ बर्बाद करना मेरे लिए असंभव है। मेरी बहन विवाह की प्रतीक्षा में बूढ़ी हो जाएगी। बाऊ की आंखें मेरी नौकरी की प्रतीक्षा में खाली होती रहेंगी। मेरा छोटा भाई शायद पढ़ना छोड़कर किसी दुकान में बैठने लगेगा। ये सब कुछ मैं झेलना नहीं चाहता। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मेरे लिए तो बुद्धिजीवी बनना भी उतना ही महंगा पड़ रहा है। लगता है मुझे वहीं जाना होगा। उसी तंग गली में जीते हुए मेरे हिस्से में हमेशा 1.5 कमरे का घर, किसी वैश्य कॉलेज की मास्टरी, कमला श्यामा से विवाह और फंड के पैसे से बहन का विवाह, पप्पू को टाइपिंग इंस्टीट्यूट भेजना। मैं तो भाग आया था उस जमीन को छोड़कर, पर यहाँ ऐसा कुछ है जो मुझे सांस नहीं लेने देता। उसने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें नम हो गई थी। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है जैसा? लता से उसे एक सहारे की जरूरत थी। हाँ, कई बार। क्या तुम लौटना नहीं चाहती? वो हंसी, एकदम कड़वी हंसी। चाहने से क्या कुछ हो जाता है? मैं भी लौटना चाहती हूँ, पर कहाँ? वहां वे लोग नहीं चाहते कि मैं लौटूं, क्योंकि उनकी दिनचर्या में मेरे लिए अब कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे जाने के बाद मेरी मेज, मेरी चारपाई, मेरी अलमारी का कोना छोटी बहन को मिल गया है। मेरे वहां जाने से उसकी तमाम दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाएगी। यहाँ अजनबीपन झेल लेती हूँ, पर वहां मेरी बहन मुझसे ईर्ष्या करती है। उसके विचार से मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, बंधन मुक्त। उसके इस भ्रम को मैं तोड़ना नहीं चाहती। जानती हूँ वे टूटेंगे तो उनके सपनों का एक बड़ा हिस्सा टूट जाएगा। वो चुप हो गई सहसा। धीमे से हाथ छुड़ाकर वो उठ गई। एस्केप करना एक विकल्प हो सकता है, पर एकमात्र नहीं। तुम क्या इतनी जल्दी हार गए? उसने उसे देखा था। उसकी आंखों में संवेदना थी उसके लिए। न, मुझे लगता है जिसे मैं सच समझता रहा था। चुप्पी फैल गई कमरे में। कैंटीन का लड़का चाय ले आया था। सुनंदा को पता है? शायद। आई नहीं वो। उसने चुपचाप उसकी ओर चाय बढ़ा दी। बट आई लव्ड हर। वो उसको जैसे यकीन दिलाना चाहता था। उसने मुस्कुराकर कंधे उचका दिए। मुझे इसमें क्या एतराज हो सकता है, बशर्ते सुनंदा को ना हो। संवाद फिर मोहताज होने लगे। एक बात पूछूं? क्या तुम मुझे? नहीं, तुम इस गलतफहमी में न रहना
कि मैं तुम्हारी सेवा इसलिए कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कि इस वक्त सिर्फ हम एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। तुम जिस वर्ग पर हंसते हो, व्यंग करते हो, उसी को छूने की लगातार कोशिश करते हो। उसे छूने की कोशिश में तुमने अपनी जमीन भी छोड़ दी। तो अब वो तेजी से इतना कुछ बोल गई थी, इसलिए हाँफने लगी थी। अगर तुम चाहो तो, उसने बात अधूरी छोड़ दी। नहीं, वो खिड़की से बाहर देखने लगे। शाम घिर आई थी। चलूंगी अब, वो सहसा उठी और दरवाजे की ओर बढ़ गई। उसका चेहरा सख्त था। उसने आंखें बंद कर ली थी। उसे लगा अब उसका यहां रहना अर्थहीन होने लगा है। वो यहां रहकर लड़ सकता है, रास्ता निकाल सकता है, पर तब तक बहुत देर हो जाएगी। जिन सीढ़ियों से वो चढ़कर गया है, उसे तो उन्हीं से उतरकर अपनी जमीन पर लौटना होगा। उसे बात सुलझती सी लगती है, पर उसे स्वीकार करना? उसे लगता है उसके हथियार तो वर्षों पहले ही छीन लिए गए हैं। उसके पास एक ही तरीका है, आत्मसमर्पण का। लड़ने के लिए हथियार चाहिए, समय चाहिए, पर उसके पास दोनों नहीं है, न समय न ताकत। उसे भी उसी तंग गली में लौटना है। अनिल के साथ यहां रहकर उसे कुछ नहीं मिलना है, सिवाय इस लाचारी के जिसके तहत कल रात उसने नीट 7 पैग लिए थे। ये चलता रह सकता है 2 साल, 5 साल। दीक्षित और उसके आग उगलने वाले साथी अर्जुन की तरह तमाम चक्रव्यूहों को तोड़कर बाहर निकल आने में शातिर हैं, पर वो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर सकता है, पर निकल नहीं सकता, क्योंकि निकलना वो नहीं सीख पाया है। वो निकलेगा भी तो छत विछत होकर ही। यूं ही हवा में अनजान ताकतों से लड़ने वाला ना तो कोई लड़ाई जीत पाता है और ना ही वो हारता ही है। और घर लौटकर वो खलनायक जरूर बनेगा, पर वहां पांव टिकाने की जमीन तो उसकी अपनी होगी। वो जानता है उसके निर्णय से बाऊ और छुटकी दोनों निराश हो जाएंगे। यहां रहते हुए वो सबकी आशाओं का केंद्र बिंदु जो बन गया था, वहां जाने पर क्या वो गैर जरूरी होकर नहीं रह जाएगा? लेकिन गैर जरूरी होने की त्रासदी इतनी नहीं है जितना वहां भी अजनबी हो जाने की होगी। अब वहां भी उसका होना न होना कोई मायने नहीं रखेगा। यहां की ही तरह वहां भी वो भीड़ का अंग नहीं बन पाएगा। कहां खोजेगा अपनी जमीन? कहां खोजेगा अपना वजूद? हल की खोज में आंखें खुली रहीं। अंधेरा गहराता जा रहा था। वो प्रतीक्षा में था कि हल ढूंढ निकाले। अंधेरा हो या रोशनी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सही है कि उसे अभिमन्यु बनाए रखने की साजिश वर्षों से चली आ रही है। अधूरी कला के साथ संघर्ष करते करते मारा जाना उसकी नियति है। घुटने टेक कर आत्मसमर्पण कर दे या अपने भोथरे हथियार उठा ले, उसका मारा जाना, उसके वजूद का यूं खत्म होते रहना तय है। ये सच है कि अभिमन्यु व्यूह नहीं तोड़ सकता। पर अगर इसी तरह सैकड़ों अभिमन्यु उठाए तो? उसे लगा हल यहीं कहीं है, अंधेरे में। बस
रोशनी के शहतीर की प्रतीक्षा है। अभिमन्यु होने का एहसास, चक्रव्यूह में प्रवेश करने का साहस, शायद यही इन 2 वर्षों की उपलब्धि है, उसके संघर्ष का पहला अध्याय। और सोचते सोचते उसकी आंखें मुनने लगी। धन्यवाद। कहानी उसकी जमीन समाप्त होती है इस उम्मीद के साथ कि हर अभिमन्यु को व्यूह तोड़ने का साहस मिलेगा और हर उस व्यक्ति को अपनी जमीन मिलेगी, कहीं न कहीं, किसी न किसी दिन। धन्यवाद।